सिंपल एमसीक्यूज नहीं है, केस प्रेजेंटेशन है एक्चुअली। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एपीडी के ऊपर कुछ केस इंटरेस्टिंग था, एपीडी एसिड पेप्टिक डिजीज के ऊपर। कैन वी स्टार्ट नाउ? हेलो, यस सर। ओके, ये मिस्टर जॉन्स है, 45-year-old male who presented in your clinic with epigastric abdominal pain 2 weeks. What is your initial differential diagnosis at this point, given the limited informations? तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हैं। सिंपल एक एब्डोमिनल पेन के साथ एक पेशेंट आपके पास आया और 2 वीक्स की हिस्ट्री है और 45-year-old मेल है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप राइट डाउन करेंगे क्या क्या होंगे? मीन्स एसिड पेप्टिक एपिगैस्ट्रिक पेन है, gastritis, okay, good. Gastric ulcers, good, excellent. Overeating, maybe. Pyloric stenosis, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए. Pancreatitis, okay, excellent. Acute pancreatitis, definitely. Definitely peptic ulcers, acute pancreatitis, maybe the myocardial infarctions, maybe the cholecystitis. तो ये सारे हमने already gastric malignancies in old age, yes. MI, definitely, good, good, good. ओके, गुड। तो हम ये जल्दी से कर लेते हैं, ये काफ़ी थोड़े हैं। गर्ड, गुड। तो इनिशियल डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होंगे हमारे पास डीडी पेशेंट्स के लिए कि गर्ड भी हो सकता है, जैसे अभी आपने बताया डॉक्टर एमन। गर्ड है और डिस्पेप्सियाज है, अल्सर्स, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बिलियरी कोलिक्स, पैंक्रेatitis, आईबीएस। लेस कॉमन के अंदर जो है वो मेजेंट्रिक, एटिपिकल मैनिफेस्टेशन, एएमआई वगैरह, ये सब चीज़ें। तो मीन्स कि हमारे पास डिफरेंशियल जितनी लिमिटेड हिस्ट्री होगी उतनी ज़्यादा हमारे डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा होंगे। मीन्स सिंपल जीआई से रिलेटेड है और कोलिसिस्टाइटिस है, पेनक्रियाज है और मेजेंट्रिक इस्कीमिया है, एमआई है। तो हम टॉप पर लेस कॉमन कॉजेज नहीं रखेंगे, हम कॉमन कॉजेज टॉप पर रखेंगे। मीन्स सिंपल गर्ड हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, अल्सर्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट्स थे 45-year-old सेम पेशेंट्स है, वे क्लिनिक विद एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन 2 weeks से डिस्क्राइब इट इज अ बर्निंग पेन व्हिच इज नॉट रेडिएटिंग, नॉन रेडिएटिंग इज वर्ड्स आफ्टर he eats. He has frequent blinchings, bloating sensations, but denies nausea, vomiting, diarrhea, constipation, weight loss. He had tried prolates which do help a little, which is symptom support possible diagnosis of peptic ulcer disease. मीन्स अगर ये आप अंडरस्टैंड करें तो इसमें से कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको लग रहा है कि पेप्टिक अल्सर, नॉन रेडिएशन, एक्सीलेंट। अगर रेडिएटेड होता तो वर्स पैंक्रेटाइटिस में मोस्टली हो रहा होता, वर्सनिंग आफ्टर, गुड, गुड, बुशरा एंड आयशा, गुड। तो बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स, जी जी, ब्लेंचिंग, ब्लोटिंग, एक्सीलेंट, गुड, एसोसिएशंस। तो एपिगैस्ट्रिक पेन जो अभी आप लोगों ने बताया सेम ठीक था, ये सारी चीज़ें सही थी, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। सेकंड हिस्ट्री है कि पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का है सेम, और फॉर अल्सर है 3 years अगो। ये ड्रग्स कुछ ले रहे थे और मैरिड है और एम्प्लॉयज बैंकर्स है, स्मोकिंग भी कर रहा है, ड्रिंक्स भी कर रहा है पेशेंट्स, कॉफ़ी भी ले रहा है रोज़ाना। तो रिस्क फैक्टर क्या है यू आइडेंटिफाई फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज में? रिस्क फैक्टर कौन से हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए? कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें? आइबुप्रोफेन, एक्सीलेंट हीरा। कॉफी, कैफीन, गुड, एनसेड, गुड, श्योर। अल्कोहल, स्मोकिंग, मींस मल्टीपल, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, ड्रग्स, डेफिनेटली एक्सीलेंट। तो मींस ये सारे जो है वो रिस्क फैक्टर्स थे। तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स एच पायलोरी है, एनसिड्स हैं, कैफीन है, इथेनॉल, टोबैको, सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है पेशेंट को, मींस स्ट्रेस, अल्सर्स, स्टेरॉइड्स पेशेंट ले रहे थे, सब ये अल्सर्स। ठीक है, तो अच्छा, ये मैं एक पिक्चर ये भी दिखाना चाह रहा था इस प्रेजेंटेशन से कि एच पैलोरी को ये डिस्कवर किया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इनका नाम है रॉबिन वेरेन एंड बेरी मार्शल। तो ये बेसिकली इन लोगों ने जो है अपने पैथोफिजियोलॉजी एच पायलोरी को डायग्नोस करने के लिए
लोग मान नहीं रहे थे तो इन्होंने एच पाइलोरी जो है दोनों ने खुद लिया था। मीन्स एच पाइलोरी के जरासीम जो है वो जानबूझ के एक उसमें मग में डालकर इन्होंने पिए थे खुद, और उसके ऊपर जो है उनको सिम्टम डेवलप हुए थे इसको प्रूव करने के लिए। तो इन दोनों का इसमें रोल है। ठीक है, और एच पाइलोरी कुछ देखने में इस तरह का लगता है आपको, ये इसकी शेप है एच पाइलोरी की। और यूरिएज एंजाइम इसमें होता है और ये बाहर यूरिया निकालता है, NH3 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो यूरिया ब्रेड टेस्ट जो आपने पढ़ा था एच पाइलोरी के लिए, तो ये बेसिकली यूरिया ब्रेड टेस्ट जो है इसी मैकेनिज्म पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो जितना यूरिया हम आउटसाइड से देते हैं और ये इसकी मेटाबॉलिज्म करके बाहर हम देखते हैं कितना कंटेंट मेटाबोलाइज हो रहा है यूरिया का, तो उसको हम करते हैं कि ये एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन कोई हैदराबाद में ये टेस्ट नहीं हो रहा यूरिया ब्रेड टेस्ट, इसकी काफ़ी मशीन भी एक्सपेंसिव है। तो सेकंड में सिनेरियो था कि सेम पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर्स दिया हुआ है, वाइटल्स दिए हुए हैं, तो कंजक्टिवा पिंक है, हार्ट रेट्स और फर्दर ये हैं, तो हम बेसिकली इनका देखते हैं। पेप्टिक सिंपल ये बताएं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर फाइंडिंग क्या आएंगे। मतलब आप अगर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो पेशेंट को ये है एब्डोमेन उसका सॉफ्ट आ रहा है और माइल्ड टेंडरनेस एपिगैस्ट्रिक के ऊपर है, और स्किन नो पेलर, रेक्टल स्टूल्स ब्राउन है, हीम टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो फिजिकल क्या फाइंडिंग्स होंगी, मतलब आप एग्जामिनेशन में पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी। आप ओके, गुड टेंडरनेस मिल सकती है डेफिनेटली। ठीक है, इसमें एनीमिया मिल सकता है, गुड। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, गुड, श्योर। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, बाउल साउंड में नॉर्मल मिलेंगे मोस्टली, टेंडरनेस नहीं भी मिल सकती, रेक्टल एग्जामिनेशन भी मेल और गाइड टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है पेशेंट को, और साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस विद परफोरेशन, अगर पेशेंट परफोरेट हो गया अल्सर इतना डेप्थ में तो परफोरेशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं और साइन मिल सकते हैं। hemocclude is positive. What is the physical findings? Means ये hemocclude test means GI bleeding का होता है, और FOBT इसको कहते हैं, fecal occult blood test, और ये अगर पॉजिटिव आ गया है पेशेंट को, पेशेंट एनीमिक भी है, हार्ट मर्मर, फंक्शनल मर्मर आ रहे हैं मीन्स एनीमिया की वजह से, और पेशेंट जो है वॉल्यूम डिप्लीटेड है, पेशेंट जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में है, और ये सारी इश्यूज हैं जीआई ब्लीडिंग के। तो लैब स्टडीज के अंदर टू एवेलुएट द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, तो फर्दर हम लोग क्या करवा रहे हैं इसके अंदर, लैब टेस्ट करवा रहे होते हैं, और सीरोलॉजिकल डू नॉट डिटरमाइन इफेक्टिव एच पाइलोरी मालूम नहीं पड़ता। फीकल एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्टिव एच पाइलोरी को शो कर देता है, और यूरिया ब्लड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एंडोस्कोपी, 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है, Mr. Jones states he had similar abdominal pain 3 years ago and was told to his physicians at that time that it was most likely due to an ulcer. He took a purple pill. I don't know what is a purple pill. A month, and his symptoms resolved for a month, and no definitive diagnostic test done at that time. What you do for this time? तो आप क्या करना चाहेंगे, मीन्स पेशेंट्स के जो है वो एक यूरिया ब्रेड टेस्ट, सिंपल आप ये करें कि पेशेंट जो है वो बेसिकली ओके, ये सेम पेशेंट है, हिस्ट्री सेम है, मीन्स वही पेशेंट्स कंटिन्यूस चल रहा है, और पेशेंट ने जो है सिंपल एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट आया है, और आपने इन्वेस्टिगेशन करवा ली है नॉन इन्वेसिव, जिसमें आपने स्टूल एंटीजन टेस्ट करवा लिया, यूरिया ब्रेड टेस्ट करवाया, उसमें एच पाइलोरी आ गया, लेकिन पेशेंट जो है वो एनीमिक भी है, और पीपीआई ट्रायल, पीपीआई एंटी एच पाइलोरी पेशेंट को दे चुके हैं हम लोग। कल्चर मीन्स पेशेंट जो है, आप ये देखें 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 45 ईयर्स, और पेशेंट जो है आप सब कुछ करवा चुके हैं उसके इन्वेस्टिगेशंस में, और मीन्स सब कुछ के मुराद के अभी तक जो है आपने नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मीन्स यूरिया ब्रेड टेस्ट करवाया या स्टूल एंटीजन पे एच पाइलोरी आया था तो आपने एच पाइलोरी ट्रीट कर दी है। लेकिन पेशेंट जो है
ओल्ड एज होने की वजह से कोई इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन आप करवाना चाहेंगे? एंडोस्कोपी, एक्सीलेंट। व्हाई यू आर डूइंग एंडोस्कोपी? व्हाई यू आर डीलिंग द एंडोस्कोपी? Suspected malignancy, excellent. Treatment options. Good. Yes. Final recommendations. एक फाइनल रिकमेंडेशंस हैं, मतलब एंडोस्कोपी आप मोस्टली अलार्म सिम्टम्स के साथ और 45 ईयर्स से पेशेंट जो ऊपर प्रेजेंट करते हैं उसमें है, ठीक है। और एम्पेरिकल जो ट्रीटमेंट्स है या नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये बेसिकली आप इन पेशेंट्स में कर रहे होते हैं जो पेशेंट यंग पेशेंट होते हैं, उसमें आप लेकिन अलार्मिंग फीचर्स नहीं है। अलार्मिंग फीचर्स सब है वेट लॉस, मेलिग्नेंसीज को रूल आउट करने के लिए एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्पेशली पेशेंट जो वेट लॉस के साथ हैं, पेशेंट एनीमिया के साथ हैं, पेशेंट जो पीपीआई जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहे पेशेंट्स, तो इनके लिए जो है वो एंडोस्कोपी रिकमेंडेड है। तो एंडोस्कोपी इनिशियली हम नहीं करते, लेकिन अगर अलार्मिंग फीचर्स हैं तो उसके अंदर की जाती है, ठीक है। सेकंड ये है, Sam Mr. John, 63-year-old, presented with previously noted epigastric symptoms and physical is noted to have heme positive stool. What to evaluate do the next? Yes, ये क्वेश्चन सही है। प्रीवियसली पेशेंट 63-year-old मेल पेशेंट्स थे, प्रीवियसली नोटेड एपिगैस्ट्रिक पेन थे, और अभी बेसिकली जो है वो प्रायर हिस्ट्री अल्सर्स की है और फॉर एग्जांपल और ये सारी इश्यूज हैं। और अभी एच पाइलोरी सीरोलॉजी जो है, मतलब आप एरेडिकेशन किस तरह चेक करेंगे? ट्रिपल थेरापी आप दे चुके हैं, आप ये किस तरह मालूम करेंगे कि एच पाइलोरी जो है वो पेशेंट को ख़त्म हो गई है या नहीं हुई है? और क्या हम अगर सिम्टम्स स्टिल हैं पेशेंट को तो हम ट्रिपल थेरापी पेशेंट को दे दें? क्या नेक्स्ट इसके बाद क्या करें हम लोग? रीचेक सीरोलॉजी, डॉक्टर हीरा, नहीं, सीरोलॉजी मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में बताया था कि सीरोलॉजी आप रीचेक नहीं कर सकते क्योंकि सीरोलॉजी, गुड, सीरोलॉजी का इशू ये है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि सीरोलॉजी जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव आने के बाद हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो सीरोलॉजी से आप कभी भी जो है वो रिस्पॉन्स ऑफ थेरापी चेक नहीं कर सकते, ठीक है। कल्चर आप इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बोले डॉक्टर अनिंदा, बिकॉज कल्चर जो है, कल्चर जो है वो नहीं परफॉर्म होता और परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत लास्ट में हम लोग रखते हैं वो पेशेंट्स जिनको एंडोस्कोपिकली एक्सक्लूड कर देते हैं, मेलिग्नेंसीज नहीं है, सीटी स्कैन्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगर फिर भी एच पाइलोरी आ रहा होता तो हम कल्चर मीन्स सबसे लास्ट कल्चर से, इतना फ्रिक्वेंटली कल्चर का नाम नहीं लें आप लोग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट डेफिनेटली एंडोस्कोपी बायोप्सिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट स्टूल जो टेस्ट हैं और यूरिया ब्रेड टेस्ट है और एंडोस्कोपी, ये इनको जो है वो नहीं, ये बेसिक टेस्ट हैं और इसके ऊपर ही ज़्यादा स्ट्रेस दें कि इसमें से कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट इस स्टेप्स के अंदर ये था कि इनिशियल एवोल्यूशन विद एंडोस्कोपी इज रिकमेंडेड फॉर दोज पेशेंट विद अलार्मिंग सिम्टम्स। तो एग्जाम में अक्सर आपसे अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में पूछा जा रहा होता है कि डॉक्टर साहब पेशेंट एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो कौन से अलार्मिंग फीचर्स आप देखेंगे? तो अलार्मिंग फीचर्स हमने डिस्कस तो बहुत किए हैं, लेकिन ये सारे अलार्मिंग फीचर्स जो है ना, आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा सारे, जो भी एनीमिया, वेट लॉस, डिस्फेजिया के सिम्टम्स हैं, परसिस्टेंट वॉमिटिंग से पेशेंट को, या पेशेंट ब्लीडिंग पीआर के साथ है विद डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हैं, या मेलिना की हिस्ट्रीज दे रहे हैं, तो कोई भी इस तरह के जो फीचर्स होंगे वो सब अलार्मिंग फीचर्स हैं। और अलार्मिंग फीचर्स के अंदर रिकमेंडेड होता है कि आप उसके जो है, अगर कोई भी ऐसे आपको हिस्ट्री टेकिंग के अंदर कुछ सिनेरियो में दिया हुआ है या वैसे, तो अलार्मिंग फीचर्स जहाँ पर भी आएंगे डिस्पेप्सिया के साथ, तो उसमें इनिशियल एवोल्यूशन विद एंडोस्कोपी रिकमेंडेड होगी। तो ये
कुछ ट्रिक्स के साथ जो है वो टीचर्स आपके साथ खेलते हैं। गुड। अल्टरनेट ट्रीटमेंट सेकंड लाइन ट्रीटमेंट्स होती हैं और लिवोफ्लॉक्सासिन बेस्ड रेजीम होती है। ट्रिपल थेरेपी देखें, हम आपको सिंपल सा जो है एक ही चीज़ बताते हैं कि आप पीपीआई दें, अमॉक्सिल दें और क्लेरिथ्रोमाइसिन दें, लेकिन टोटल जो है वो 14 टाइप्स की डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिमेंट से जो एच पायलोरी की 14 टाइप्स की रेजिमेंट से जो दी जाती हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में तो ट्रिपल थेरापीज आ जाती हैं, सेकंड लाइन के अंदर वो आती हैं जब फर्स्ट लाइन फेल हो जाते हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, शायद याद ना रह सके, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो उसके अंदर जो लिवोफ्लॉक्सासिन बेस्ड रेजीम होती हैं, तो हम जो है जिस तरह हम पीपीआई देते हैं, तो आजकल जिस तरह हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो लिवो बेस्ड रेजीम है जो मोस्टली मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रेजिस्टेंस क्लेरिथ्रो ड्रग्स के ऊपर और मेट्रोनिडाजोल के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो हम एमॉक्सिल 1 ग्राम बीडी देते हैं, लिवोफ्लॉक्सासिन 500 mg 1 ओटी देते हैं और साथ में पीपीआई देते हैं। तो लिवो बेस्ड रेजिमेंट जो है सेकंड लाइन में आ जाती हैं। सेकंड क्वाड्रिपल थेरापीज में भी लिवो देते हैं। क्वाड्रिपल में इन्हीं ड्रग्स के साथ सिंपल जो है वो अल्कोसिड या एल्सैनिक या जिनको आप कहते हैं सुक्रालफेट ऐड कर दिया जाता है, जो क्वाड्रिपल मींस 4 ड्रग्स ट्रीटमेंट रेजिमेंट ऑफ एच पायलोरी। तो ये डिफरेंट रेजिमेंट्स हैं जो आप दे सकते हैं। इसके अलावा रेफाब्यूटिन ड्रग्स होती हैं, वो दी जा सकती हैं इसके साथ। तो मीन्स ये एंटीबायोटिक्स चेंज होती हैं, जो सेकंड लाइन के अंदर एंटीबायोटिक है तो क्लेरिथ्रो लाजमी नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो फ्लैजिल से एलर्जिक है, तो फ्लैजिल से अगर मेट्रोनाइडाजोल से एलर्जिक है तो आप क्लेरिथ्रो बेस कर रहे हैं। क्लेरिथ्रो पाकिस्तान में रेजिस्टेंस बहुत है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रीवियसली इसने क्लेरिथ्रो ले चुका है, तो आप लिवो रेजिमेंट दे दें। पाकिस्तान में वैसे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एंटीबायोटिक पेशेंट्स बहुत लेते रहते हैं खुद ही, ठीक है। तो और क्वेश्चंस कोई? अगर मैं इसमें आपके शायद एसिड पेप्टिक के लिए या कुछ आप करना चाहते हैं तो और करवा देता हूँ अगर टाइम है तो। आई थिंक एक बुक पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये हमारे कंसल्टेंट्स के लिए हैं। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो चलिए इसको छोड़ते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा रहने में इसमें। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस लगा दें। मेरे ख्याल कुछ और कोई है इंक्वायरी तो मेरे को बताइएगा, मैं फिर उसके लिहाज से। सॉरी, मैं आंसर देता हूँ आपके क्वेश्चंस के। पीपीआई लॉन्ग टर्म यूज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो पीपीआई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपोकैल्सीमिया में चले जाते हैं। एक्चुअली आप एसिड सुप्रेशंस दे रहे हैं ना पेशेंट को, तो जो एसिडिटी नेचुरल ये एसिड्स आपको मेटाबॉलिज्म्स के लिए भी चाहिए होते हैं। मींस जो है वो आयरन को जो है वो एब्जॉर्प्शंस के लिए, तो फेरिक को फेरिस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आयरन डेफिशिएंसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं कंटिन्यूस पीपीआई यूज करने से। इस तरह कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में हो रही होती है, तो हाइपोकैल्सीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड
और सेकंड जो है वो पेशेंट जो है नमूनिया के चांसेस मीन्स डिसइंफेक्ट पेशेंट को हो रहा है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो है वो पेशेंट्स और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस, नमूनिया, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ स्टमक के अंदर जो है कुछ पॉलिप्स फॉर्मेशंस हो जाते हैं, तो पीपीआई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं डेफिनेटली। ये नहीं कह सकते कि पीपीआई में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कंटिन्यूस एसिड सप्रेशन रहने की वजह से जो भी एसिड्स के अंदर मेटाबॉलिज्म्स होंगे वो सब इफेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर। इनकैफ इनकेफ्लोपैथी के एमसीक्यूज के केसेस भी, तो इनकैफ के लिए जो है हम लोग डेफिनेटली देख सकते थे, इसमें भी पढ़े होंगे इनकेफ्लोपैथी के भी, तो लिवर से रिलेटेड। एक्चुअली कुछ इनका इनकैफ से मैंने वैसे ही आपको मेरा ख्याल कुछ सिनेरियोस बना के दे सकते हैं अगर इनकेफ्लोपैथीज के ऊपर करें तो, कि इनकेफ्लोपैथी के लिए हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर सिनेरियोस में मेरे ख्याल वैसे बना देता हूँ, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे और ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो इसके अंदर आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, बल्कि कोई बेनिफिट मिलने के बजाय और कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इनकेफ के लिए हम लोग कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट्स है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस का मालूम कर सकते हैं कि पेशेंट है सिरोटिक है, अल्टरनेट मेडिकेशंस के साथ इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट हुआ है, और तो क्या आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से देंगे, फर्स्ट ड्रग्स कौन से रिकमेंड करेंगे उसके अंदर आफ्टर स्क्योरिंग द एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन आफ्टर इनिशियल रिसस्टेशन। तो उसके अंदर ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेड 3 के अंदर हम पेशेंट देते हैं आपको, तो उसके अंदर ऑप्शंस अगर हम लेक्टोलोज रखें, और सेकंड ड्रग जो है हम उनके लिए न्यूमाइसिन रखें, थर्ड ड्रग हम उसके लिए जो है रिफेक्सामिन दें, तो कौन सा ड्रग जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसके अंदर? जी, गुड, लेक्टोलोज, गुड, एक्सीलेंट। और सेकंड अगर पेशेंट्स जो है वो पेशेंट अल्कोहलिक सिरोसिस के साथ है और हम उसको जो है वो आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं और लेक्टोलोज दे रहे हैं, और मींस सिंपल अगर हम कहें कि उसको जो है वो इनकेफ्लोपैथी मेडिकेशंस के ऊपर है, लेकिन पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा सिंस 3 डेज, और सीटी स्कैन भी पेशेंट का नॉर्मल आया हुआ है, और अल्कोहल लेवल भी ब्लड के अंदर नॉर्मल है, तो कोई एडिशनल ड्रग्स जो हम उसको एडवाइस कर सकें ऑप्शंस के अंदर अगर हम उनको रखें, फर्स्ट वन लाइक डोज इंक्रीज कर दें लेक्टोलोज का, नंबर 2 जो है पेशेंट को थायमिन एडवाइस कर दें। ओके, थायमिन देंगे डेफिनेटली, मीन्स अल्कोहल का जहाँ पर बात है तो थायमिन को जो है मस्ट बी कंसीडर द थायमिन, ठीक है। और सेकंड हम इनकेफ्लोपैथीज के ऊपर अगर पेशेंट्स को प्रेजेंट करें तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है सिरोटिक है, और पेशेंट सिरोसिस के साथ जो है वो अल्टरमेंटेशंस के साथ वो भी प्रेजेंट किया है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर है, और एग्जामिनेशन के अंदर नेक रिजिडिटी भी आ रही है और स्टिफनेस है, तो उसके लिए कैन यू प्रोसीड फॉर एलपी और नॉट, मीन्स मेनिंजाइटिस को किस तरह प्रोसीड करेंगे, कुछ है आइडिया इसमें? यस, वी कैन प्रोसीड टू द एलपी डेफिनेटली, क्योंकि डिपेंड करेगा फैक्टर्स के ऊपर। यस सर, डिपेंड करेगा डेफिनेटली कि अगर पीटी कैसी है, और एलपी के लिए प्रोसीड करेंगे। एलपी के लिए जब तक प्रोसीड नहीं कर सकते सर जब तक हम जो है सीटी स्कैन ना करवा दें, मतलब कोई हेमेटोमा या ब्रेन प्रेशर एक्सेसिव ना हो या ब्रेन एडिमा बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ब्रेन एडिमा या सबड्यूरल हेमेटोमा या ऐसी कोई चीज़ होगी तो पेशेंट जो है वो ब्रेन हर्निएशन में चले जाएगा, और ब्रेन हर्निएशन की वजह से इमीडिएट डेथ हो जाती है पेशेंट्स की, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम प्रोसीड करेंगे सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन अगर पेशेंट का नॉर्मल आता है और ब्रेन एडिमा मार्क्ड ब्रेन एडिमा नहीं है और कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है पेशेंट्स की,
तो और लिवर फंक्शन थोड़े ठीक हैं, तो मींस कोगुलेशन प्रोफाइल बेसिकली पीटी पे डिपेंड करेगा, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है एलपी की, तो वी विल प्रोसीड टू द एलपी। तो थर्ड हम सिनेरियो और फोर्थ आई थिंक सिनेरियो और इनकेफ्लोपैथीज कर हम लोग ओके। पेशेंट्स जो है एक पेशेंट्स है वो हेपेटाइटिस, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, हेपेटाइटिस बी सी, गौर से सुनिएगा। पेशेंट एक आपके पास यंग पेशेंट है और हेपेटाइटिस बी एंड सी नेगेटिव आए हैं उनके ऊपर, और रिसेंटली डायग्नोज है सिरोसिस, अल्ट्रासाउंड पे स्प्लीनोमेगाली से सिरोटिक फीचर्स आ रहे हैं, और पेशेंट यंग है, मींस राउंड अबाउट 20 ईयर्स है, और पेशेंट जो है प्रीवियसली साइकोसिस को में भी था पेशेंट, ठीक है, तो मींस के कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस लेता था। तो अंडरलाइन कॉज और क्या हो सकता है अदर सिरोसिस का, अदर देन हेपेटाइटिस बी सी और अल्ट्रेडमेंटेशंस के साथ पेशेंट जो है इमरजेंसी में प्रेजेंट किया है। ड्रग इंड्यूस्ड ड्रग की कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है, मीन्स कौन सा ऐसा इटियोलॉजीज है जो सीएनएस पे भी इफेक्ट कर सकती है। अल्कोहल, सेडेटिव्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ये यंग पेशेंट 20 इयर्स का मीन्स मे बी, पर ये सारी हिस्ट्री नेगेटिव्स हैं, ठीक है। सेडेटिव्स, बेंजोडाइजेपिन और सेडेटिव्स की वजह से पेशेंट कभी भी अल्टरमेंटेशन में तो जा सकता है, लेकिन ये पेशेंट को सिरोसिस नहीं करवा सकती। अल्कोहल एक अच्छा ऑप्शन था जो डॉक्टर आयशा ने बताया, लेकिन मीन्स वो सिरोसिस भी करवा सकता है, अल्टरमेंटेशन भी करवा सकता है, लेकिन अल्कोहल के साथ इशू ये है कि पेशेंट अल्कोहल नहीं ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अदर क्या हो सकता है यंग पेशेंट में अल्टरमेंटेशन विद सिरोसिस, क्या कॉज हो सकते हैं। और पार्ट्स देखें, सिरोसिस नहीं करवाएगा डॉक्टर अहमद। टोटल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी, ये सिंपल अंडरलाइन कॉज जो हमें सर्च करना है वो करना है विल्सन डिजीज, मे बी पेशेंट जो है विल्सन डिजीज के साथ हो, क्योंकि विल्सन डिजीज जो है वो सीएनएस पे भी इफेक्ट करती है, और पेशेंट साइकोसिस, अल्टरमेंटेशंस और ये सारी, और इवन फिट्स, सीजर की हिस्ट्रीज होती हैं यंग पेशेंट्स में, और पेशेंट को वो सिरोसिस भी इंड्यूस करवा देती है, तो डबल मैकेनिज्म्स ये हैं इसके लिए, ठीक है। और अल्कोहल जो है मोस्ट आई थिंक अल्कोहल जो है वो सबसे अच्छा नज़दीक तरीन ऑप्शन था अगर इसमें हिस्ट्री होती, तो डॉक्टर आयशा काफ़ी नज़दीक थी इसके, तो सेकंड विल्सन थी, ठीक है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन, सेडेटिव्स और पोर्टल, तो ये सिरोसिस नहीं करवाएंगे कभी भी डॉक्टर बुशरा, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट इथियोलॉजीज के ऊपर डिस्कस किया जा सकता है कि ब्रेन के साथ लिवर की इन्वॉल्वमेंट किन के साथ है, और आई थिंक काफ़ी है इतना। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस अपनी सबमिट करवा दीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो, अगर कोई इशू हो आप तो किसी भी टाइम फील फ्री, कोई आप जो है क्लास किसी मेरे टॉपिक्स के अंदर कोई मसला हो तो कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। और अगर फर्दर करना हो तो मैं कुछ एमसीक्यू या चीज़ें वगैरह कर दूंगा उसमें, तो मेरे टॉपिक्स के लिहाज से आप लोग बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर अहमद सिद्दीकी, सर यंग पेशेंट्स है और साइकोसिस की ट्रीटमेंट पे है, तो विल्सन की तरफ क्यों जाएंगे। तो विल्सन एक्चुअली जो है पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल विल्सन डिजीज भी होती है और लिवर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और यंग पेशेंट्स के अंदर मोस्टली जो नॉन डायग्नोसिस केसेस होते हैं, मींस वो साइकेट्रिक पेशेंट्स जो है उनको डील करते रहते हैं, और वो समझते हैं ये सिंपल साइकोसिस है या डिप्रेशन के अंदर पेशेंट है, और उसको विल्सन की जो है वो ट्रीटमेंट नहीं चल रही होती, वो कॉपर कंटिन्यूसली रेस्ट होता रहता है, तो पेशेंट फिट्स में और फर्दर डिप्रेशन डिप्रेसिव इलनेसेस के अंदर जाता रहता है, और बाद में स्प्लेनोमेगाली और लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सिरोसिस भी विल्सन करवाता है कॉपर, तो इसकी वजह से जो है सीएनएस के अंदर और सिरोसिस के साथ पेशेंट्स हो, तो अगर इथियोलॉजीज का पूछा जाए तो डेफिनेटली विल्सन जो है टॉप प्रायोरिटीज के अंदर आता है यंग पेशेंट्स में। डॉक्टर बुशरा, ऑटोमिन हेपेटाइटिस हो सकता है डिफरेंशियल में, डेफिनेटली देखें हो तो सकता है ऑटोमिन हेपेटाइटिस, और अगर पेशेंट जो है ऑटोमिन के साथ है और पेशेंट इनकेफ्लोपैथी के साथ है, मींस ऑटोमिन में अगर पेशेंट ड्रग ले रहा है तो सिनेरियो चेंज हो सकता है, मींस लाइक पेशेंट जो अगर डायग्नोज केस है ऑटोमिन हेपेटाइटिस का और स्टीरॉयड ले रहा है तो वो साइकोसिस में जा सकता है, लेकिन ऑटोमिन इटसेल्फ जो है सीएनएस में खुद इफेक्ट नहीं करवाती, लिवर के जरिए करवा सकती है, ठीक है। मीन्स
आप ये समझें कि सेकंड ब्रेन इन्वॉल्वमेंट्स जो इनकेफ्लोपैथी के अंदर है वो वैसे नहीं है जैसे आप लोग विल्सन के अंदर होती है। विल्सन जो है डायरेक्टली डिपॉजिट करके ब्रेन की डिस्ट्रक्शन करवाता है, लेकिन ऑटोमिन जो है वो सीएनएस पे कोई ऑटोमिन न्यूरोपैथी नहीं होती, मींस सॉरी ऑटोमिन कोई सीएनएस के अंदर कोई एंटीबॉडीज जाकर उसको इफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो लिवर के ऊपर ही इफेक्ट करेगा और लिवर में अमोनिया प्रोडक्शन बढ़ेगी और वो अमोनिया ही सीएनएस में जाकर जो है उसको एनकेफ्लोपैथी इंड्यूस करवाएगी, लेकिन इटसेल्फ वो नहीं करवाएगा। तो इसकी सीटी फाइंडिंग्स और चीजें फाइंडिंग्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। कोई अगर अपर जी लीड्स और इनकेफ्लोपैथी और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के अंदर कोई इश्यूज हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा, कोई भी इंक्वायरी हो, क्योंकि सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप लोग जब लेक्चर सुन लेते हैं तो वो लेक्चर्स जो है आप बुक से रीड भी कर लें, क्योंकि जो उस टाइम पर आपको समझ में आएगा वो 5 डेज या 1 वीक के बाद आप जब पढ़ेंगे तो आपको वैसा समझ कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो है ज़्यादातर लेक्चर से आपको 10-20-30% से आपने उसको किया होता है कैच, और अगर आप ज़्यादा जो है उसके अंदर जाएंगे लेट करेंगे उस चीज़ में तो ये भी चीज़ें आपको फॉरगेट हो जाएंगी, फिर आपको बुक से पढ़ते हुए ऐसा फील होगा कि कोई भी चीज़ जो है हमें पढ़ाई नहीं गई है उसमें। तो लेक्चर के बाद जो है जल्दी बुक्स रीडिंग्स भी किए जाएं करें उस टॉपिक्स की, जो भी आपको कोई भी कार्डियो पल्मो या कोई भी करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।